क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दिल्ली के संदर्भ में 1857 के विद्रोह की विवेचना कीजिए और किस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने पुनः इस पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था दिल्ली पर। ठीक है, तो दिल्ली को याद रखते हुए आपको 1857 का जो विद्रोह है उसका वर्णन करना है। साथ के साथ ये भी बताना है कि किस प्रकार ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने दिल्ली पर अपना कब्जा वापसी कैसे पाया। 1857 के विद्रोह और दिल्ली पर ब्रिटिश पुनः अधिकार का विश्लेषण की बात करें। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, इस चीज को देखते हैं। पहला पॉइंट बनता है मेरठ में विद्रोह की शुरुआत। 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 की गर्मियों में मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आप इसको पूरे के पूरे पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था वो किस प्रकार से शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत किस प्रकार हुई। 1857 के साल 1857 में गर्मियों के समय मेरठ में सैनिकों ने इस विद्रोह को आरंभ किया था। दिल्ली पर आक्रमण 11 मई को विद्रोहियों ने यमुना नदी के पुल पार कर दिल्ली पर हमला किया था। ठीक है, अब दिल्ली पर आक्रमण भी किया था। उसके बाद दिल्ली, क्योंकि उस समय प्रशासन का एक केंद्र बन चुका था, ठीक है, 1857 के आसपास, तो प्रशासन का केंद्र बन चुका था। तो इन विद्रोहियों ने क्या करा, 11 मई को यमुना नदी का जो पुल था उसे पार करके वो लोग आए और दिल्ली पर उन्होंने हमला कर दिया। फिर बहादुर शाह जफर का नेतृत्व दिल्ली के चौक ने तुरंत विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को नेता बना दिया। अब क्या हुआ, जब उन पे आक्रमण हुआ तो दिल्ली का जो चौक था, जो व्यवस्था थी दिल्ली की शासन व्यवस्था, उसने तुरंत इस चीज का विद्रोह किया और बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे उनको नेता बना दिया गया इस चीज को देखरेख में। फिर आता है विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। ठीक है, तो अभी हमने बात करी विद्रोह कैसे शुरू हुआ, कहां से लोग कहां तक आए। ठीक है, अब विद्रोह के प्रमुख घटनाओं की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, कई अंग्रेज नागरिक और अधिकारियों की हत्या कर दी गई। ठीक है, विद्रोहियों द्वारा बड़े स्तर पर जो कई सारे अंग्रेज नागरिक और अंग्रेजी जो सैनिक या फिर हम कहें कार्यकर्ता या अधिकारी थे उनकी बड़े स्तर पर हत्या कर दी गई थी। क्योंकि देखिए उस समय लोग फ्रस्ट्रेटेड थे कि अंग्रेजों की जो व्यवस्था है वो बेकार है, वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पे कब्जा करके या फिर उन पे शासन करे, तो इस चीज से वो लोग परेशान थे। तो इन्हीं अधिकार मतलब जो विद्रोहियों थे उन्हीं विद्रोहियों ने कई सारे अंग्रेज नागरिकों और अधिकारियों की हत्या कर दी थी। विद्रोह का विस्तार किस प्रकार हुआ, विद्रोह उत्तर और मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला। फिर 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, वो कैसे भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में तेजी से फैला। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जो 1857 का था विद्रोह चालू हो गया था। ठीक है, विद्रोह एक जगह से चालू हुआ परंतु समय के साथ साथ वो काफी सारे क्षेत्रों में फैल चुका था। फिर ये लोकप्रिय विद्रोह कहलाया एक प्रकार से। सैनिक विद्रोह धीरे धीरे किसान, स्थानीय नेताओं और शाही समूहों में एक जन आंदोलन बदल गया। अब जो 1857 का विद्रोह था वो धीरे धीरे किसानों और स्थानीय नेताओं या फिर शहर के जो समूह थे उनके लिए एक आंदोलन के रूप में बदल गया था और वो लोग अब विद्रोह नहीं एक आंदोलन कर रहे थे। ब्रिटिश का पुनः अधिकार किस प्रकार मिला, रणनीति योजना, अंग्रेजों ने अपनी सटीक रणनीति और संगठन के कारण गहन पद्धतियों से लड़े। अब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रणनीतियां काफी हद तक आप कहें कि हेल्पफुल रही थी इस विद्रोह को दबाने में, इस विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने में। ठीक, अंग्रेजों ने अपनी सटीक रणनीति और संगठन के कारण गहन पद्धति से लड़ा, काफी हद तक इनका जो युद्ध था वो भी हुआ था। फिर 1857 पे दिल्ली पर पुनः अधिकार, सितंबर 1857 में दिल्ली को पुनः कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा से अपना कब्जा हासिल कर लिया था। ठीक है, 11 मई हमने ऊपर देखा, 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद सितंबर 1857 में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध लड़ा और उसके बाद दिल्ली पर दोबारा से अपना कब्जा हासिल कर लिया था वापसी से। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, 1858 में विद्रोह को दबाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। अब इस चीज को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारत पे जो शासन व्यवस्था थी वो चला रही थी, परंतु 1858 में जब विद्रोह को खत्म कर दिया गया, मतलब 1857 का जो विद्रोह था जिसको इस साल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो 1858 में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया, व्यवस्था ठीक आ गई थी, दिल्ली पे दोबारा कब्जा कर लिया गया था। तो क्या हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि दिल्ली में ब्रिटिश शासन के आधार पर क्या कर रही थी, शासन व्यवस्था चला रही थी, उस कंपनी को ही पूरी तरह से हटा दिया गया और भारत सीधे सीधे किसके अंतर्गत आ गया था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। मतलब अब ब्रिटिश शासन ही पूरी तरह से भारत की देखरेख करेगा, इस चीज के अंतर्गत आ गया था।
विद्रोह के बाद क्या परिवर्तन आए? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। विद्रोह के जो 1857 का विद्रोह था उसके बाद क्या परिवर्तन आए? विद्रोह के बाद दिल्ली की जनसंख्या में कमी आई और मुस्लिम अभिजात वर्ग को भारी नुकसान पहुंचा था। ठीक है, अब विद्रोह के बाद क्या हुआ? 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद मुस्लिम अभिजात वर्ग को आप कह सकते हैं कि भारी नुकसान पहुंचा था। मेनली इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि विद्रोह किया गया था सैनिकों द्वारा, समझे, किनके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। परंतु अब जब युद्ध हुआ है, ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने इस विद्रोह को किया, तो काफी हद तक ना मुस्लिम जो अभिजात वर्ग था उसको भी काफी नुकसान को झेलना पड़ा था। ठीक है, सेना और पुलिस सुधार। सेना और के संगठन में सुधार हुआ। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की समान संख्या सुनिश्चित की गई। भारतीय पुलिस बल की स्थापना की गई। अब क्या हुआ? दिल्ली में उस समय जो सेना व्यवस्था थी उसमें सुधार किया गया। ठीक है, नए नए सैनिकों को ज्वाइन किया गया। ब्रिटिश से भी बुलाए गए। भारत में जो लोग सेना में काम करना चाहते थे उन्हें भी भर्ती किया गया और भारतीय पुलिस बल की स्थापना की गई थी ताकि अच्छे से आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं चलाई जा सके। फिर नगर पालिका प्रशासन। 1861 में नागरिक और सैन्य पुलिस का विलय कर दिया गया और नगर पालिका निधि से इसका भुगतान किया गया था। ठीक है, 1861 में नागरिक और सैन्य पुलिस का विलय कर दिया गया। ठीक है, और साथ के साथ नगर पालिका निधि ने इसका भुगतान किया था। ठीक है, फिर आता है विद्रोह की विरासत क्या रही? स्मारक और स्थल। विद्रोह के दौरान और उसके बाद अंग्रेजों ने विभिन्न स्मारकों और स्थलों के निर्माण किया। इन स्मारकों ने ब्रिटिश विजय और बलिदान की कहानियों को संरक्षित किया था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था, विद्रोह के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जो विजय प्राप्त की गई थी उसके लिए स्मारक बनाए गए और बलिदान की कहानियों को वो स्मारक बताते हैं। शहर के पुनर्निर्माण। विद्रोह के बाद दिल्ली के शहरी परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुआ जिसमें सैन्य अड्डा का विस्तार और नागरिक प्रशासन का पुनर्गठन शामिल था। ठीक है, अब क्या हुआ? जब विद्रोह समाप्त हो गया, सारी की सारी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गई थी, तो इसके बाद दिल्ली का जो शहरी परिदृश्य था या फिर दिल्ली का जो शहर था, ठीक है, उसमें काफी हद तक परिवर्तन देखने को मिले। नए सैन्य अड्डों का निर्माण किया गया। नागरिक जो प्रशासन था उसका भी पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हमने बात करी किन चीजों की? हमने बात करी कि 1857 के पूरे विद्रोह के बारे में दिल्ली को याद रखते हुए और साथ के साथ किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने अपना दिल्ली पर अधिकार वापसी कैसे प्राप्त किया, इस बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 1815 से 93 के बीच 1815 से 1993 के बीच अंग्रेजों द्वारा बनाए गए शाही शहर के वैचारिक आधारों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इस समय काल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए थे शाही शहर, इनके शाही शहर बनाने के जो वैचारिक थे या विचार थे उनके बारे में हमें क्या करना है? वर्णन करना है। पॉइंट देखते हैं किस प्रकार से। पहला आता है वास्तुशिल्प दृष्टिकोण। नए शाही शहरों के निर्माण में भारतीय परंपरा और ब्रिटिश वास्तुकाल का सम्मिश्रण। अब आप कह सकते हैं कि जो समय दौरान था, ठीक है, इस समय काल के दौरान 1815 से लेकर 1933 के बीच में अंग्रेजों द्वारा जितनी भी शाही वो बनाए गए थे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शहर में जो इमारतें बनाई गई थी, उन इमारतों में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। भारतीय परंपरा और ब्रिटिश वास्तुकाल का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत की जो परंपराएं हैं वो और ब्रिटिश के द्वारा जो वास्तुकाल या फिर हम कहें कि आर्किटेक्चर का जो काम है वो का जो मिक्सचर है वो आपको इन शाही शहरों में देखने को मिल जाता है। लाल बलाऊ पत्थर, ठीक है, पत्थर की नक्काशी, सजावट के बुर्ज, छतरियों का उपयोग, ठीक है, ये सारी चीजों का उपयोग किया गया था जब जो दिल्ली का शहरी परिदृश्य है उसमें चेंजेस किए जा रहे थे। नए नए जो शाही शहर है वो बसाए जा रहे थे। ठीक है, तो पहला वास्तुशिल्प का दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो भारतीय परंपरा और ब्रिटिश का जो आर्किटेक्चर का काम था वो उसमें हमें एक साथ देखने को मिलता है। साथ में नए नए पत्थर और नक्काशी का यूज किया जा रहा था ताकि और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। पॉइंट नंबर 2 आता है मुख्य वास्तुकार। ठीक है, ऐसे लोग या फिर ऐसे वास्तुकार जिनका आप कह सकते हैं कि जिन्होंने शहर बनाने में अपने डिजाइन प्रस्तुत किए और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जैसे हो गए एडविन ल्यूटेंस या फिर हार्वर्ड बेकर, इन्होंने शहर के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शहर का डिजाइन देखिए, शहर का डिजाइन इस प्रकार से बनाया गया था कि सारी सुविधाएं भी शहर में उपलब्ध हो और लोगों के लिए जो सुविधाएं प्राप्त करना हो वो भी आसान हो। ठीक है, ल्यूटेंस का जो आप कह सकते हैं कि पूरा ध्यान था वो लेआउट
और वॉयसराय हाउस के डिजाइन पर था। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था ल्यूटेंस ने। ठीक है, तो मुख्य वास्तुकारों के बारे में आप बता सकते हैं, इन दो नामों को याद रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेनली कि 1815 से लेकर 1933 के बीच में अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए शाही शहरों के वैचारिक आधार पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्या विचार थे उन लोगों के, उन वैचारिक आधारों को आपको यहाँ पे बताना है कि अंग्रेजों के जो समय पीरियड था उस दौरान उन्होंने किस प्रकार से जो है शहर का निर्माण किया था। फिर अगला पॉइंट आता है शहर की योजनाएं। नए शहर की सुव्यवस्थित योजनाओं के तहत विकसित किया गया था, जिसमें प्रमुख सरकारी भवनों का निर्माण शामिल था। ठीक है, शहर की जो योजनाएं हैं, शहर के लिए अच्छी योजनाएं बनाई गई थी, सुव्यवस्थित योजनाएं बनाई गई थी, जिनमें जो प्रमुख रूप से सरकारी जो भवने थे उनके निर्माण को शामिल किया गया था। ठीक है, प्रमुख रूप से हम कहें कि इस गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी, भवन थे, उनके निर्माण पर ध्यान दिया गया था। सड़कों और इमारतें साम्राज्य के भव्यता को दर्शाने का उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक है, जो सड़कें थी या फिर जो इमारतें थी वो उस क्षेत्र को या उस साम्राज्य को दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब भव्यता उस साम्राज्य की, आप कह सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य, इस चीज को दर्शाने के लिए इस उद्देश्य बनाई गई थी सड़कें और इमारतें, ताकि सड़कें और इमारतें इसीलिए अच्छी बनाई गई थी। फिर आता है सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या था। शहर का डिजाइन भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश संस्कृति विचारधारा का मिश्रण था। ठीक है, जब शहरों का निर्माण कराया जा रहा था तब इस चीज को ध्यान में रखा गया था कि जो शहर बनाया जाएगा, जो शहर बसाया जाएगा, उसमें ब्रिटिश और भारतीय संस्कृति दोनों का रूप दिखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उन चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया था। स्थानीय और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच समन्वय से शहर का निर्माण हुआ। ठीक है, जो लोग उस स्थान के लोग थे और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन लोगों ने बातचीत करके इस प्रकार के शहर का निर्माण करा था, जिसमें कि भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश संस्कृति की विचारधाराओं का मिश्रण दिखाई दे। ठीक है, राजनीतिक उद्देश्य क्या था। नए शहर का निर्माण ब्रिटिश शासन के स्थायित्व और शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया गया था। ठीक है, नए नए शहर इसलिए बनाए गए थे ताकि वो ब्रिटिश शासन के स्थायित्व और ब्रिटिश शासन की जो पावर है उसको दर्शा सके। ठीक है, मतलब शो ऑफ कर सके एक प्रकार से ब्रिटिश शासन की जो पावर है उसका, इसीलिए नए नए शहर बसाए गए थे और इसी प्रकार से शहरों का निर्माण किया गया था। यह कदम भारत में ब्रिटिश शासन की सुदृढ़ता को दर्शाता है। ठीक है, यह जो कदम था नए शहर को बसाना और साथ के साथ ऐसे शहर बसाना जिसमें ब्रिटिश शासन की शक्तिशाली दिखाई दे, ये ब्रिटिश शासन के लिए सुदृढ़ता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें बताया गया प्राकृतिक स्थलों का चयन। शहर के लिए भूभाग का चयन रणनीतिक रूप से किया गया था, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों का उपयोग शामिल था। ठीक है, शहरों के लिए देखिए ब्रिटिश शासन उस समय लगभग पूरे ही भारत में व्यवस्थित था। ठीक है, तो जब नए शहर बनाए जा रहे थे तो जगहों का जो चूज करना था, मतलब चयन करना था कि भाई हम कहाँ पे शहर बसाएंगे, कहाँ पे नहीं बसाएंगे, तो इस प्रकार की जगहों का चयन जो था वो काफी रणनीतिक तरीकों से किया गया था, रणनीतियां बना के किया गया था, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र का भी उपयोग शामिल था। अगला पॉइंट आता है 8वां, नागरिक सुविधाएं। शहर के अत्याधुनिक नागरिक सुविधाओं का विकास किया गया, जैसे कि जल आपूर्ति, परिवहन और प्रशासनिक सुविधाएं। ठीक है, नगर में जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी वो इसलिए करवाई गई थी ताकि नगर में रहने वाले लोगों के जीवन को आप कह सकते हैं कि इजी बनाया जा सके। ठीक है, इस चीज को, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जल की आपूर्ति के लिए ध्यान रखा गया था। ठीक है, जल की आपूर्ति पूरी हो, साथ के साथ परिवहन की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो और प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो अच्छी हो भारत के अंतर्गत, इसीलिए इस प्रकार से शहरों को बसाया गया था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमने बात करी, ये पॉइंट्स थे 1815 से लेकर 1933 के बीच अंग्रेजों ने जो शाही शहरों को बसाया था, उनके वैचारिक आधार थे उनके बारे में। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वास्तुकाल दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण अपना के बिल्डिंगों का निर्माण किया गया था। ठीक है, मुख्य वास्तुकार कौन थे, फिर शाही महत्वाकांक्षाएं, ये वाला पॉइंट जो है तीसरा, ये वाला पॉइंट कुछ हद तक गलत है तो इस वाले को आप रहने दीजिए। ठीक है, फिर आता है चौथा पॉइंट, शहर की योजनाएं किस प्रकार से बनाई गई थी, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था, राजनीतिक उद्देश्य क्या था इस चीज को बनाने का, नए शहर बसाने का। ठीक है, और प्राकृतिक स्थलों का चयन किस प्रकार किया गया था, और आखिर में नगर में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी लोगों के लिए ताकि उनका जीवन इजी बन सके। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विभाजन के दंगों ने दिल्ली को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, विभाजन के जो दंगे हुए थे उन्होंने दिल्ली को किस प्रकार से प्रभावित किया, इसके बारे में जानते हैं। मुख्य बिंदु में पहला आता है सांप्रदायिक हिंसा और तबाही।
जब विभाजन हुआ तब सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ी और काफी हद तक तबाही भी हुई थी। किस प्रकार हुई थी? देखिए, आपका मेन पॉइंट क्या है? सांप्रदायिक हिंसा और तबाही। और उस मेन पॉइंट में आप इन दो पॉइंट को या तो पैराग्राफ के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसा लिखा है वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? विभाजन के समय दिल्ली में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। ठीक है, जब विभाजन हुआ, विभाजन की खबर आई कि भाई भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके हैं, ठीक है, वह लोग मतलब एक प्रकार से कौन से हिस्से में वो लोग रहेंगे, इस चीज को भी बताया गया था कि पाकिस्तान भारत का ये वाला हिस्सा होगा। तो इस चीज को एक ध्यान में रखा गया कि दिल्ली में जब ये पता चला तो बड़े पैमाने पर क्या हुई? सांप्रदायिक हिंसा हिंसा हुई थी। ठीक है, जिसमें अनेक लोग जो थे वो मारे गए थे और कई लोग घायल हुए। दंगे ने शहर में भय और जो असुरक्षा का माहौल था वो पैदा कर दिया था। जब दंगा शुरू हुआ तो पूरा का पूरा शहर डर गया। ठीक है, और असुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित मान रहा था। इस प्रकार का माहौल पैदा हो गया था। जनसंख्या का पलायन, बहुत बड़े स्तर पर मतलब कह सकते हैं कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करके गई। जैसे कि दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी संख्या ने पलायन हुआ, जिससे शहर की जनसंख्या संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ठीक है, बड़े स्तर पर जब ये पता चल गया था कि भाई मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहेंगे और जो चाहते हैं हिंदू लोग भारत में रहेंगे, इस प्रकार की बातें उस समय कही गई थी जब विभाजन हुआ था। तो जब ये कहा गया कि भाई मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहेंगे, तो दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर उस समय क्या थे? मुस्लिम लोग थे। ठीक है, मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग थे वो उस समय बहुत बड़ी संख्या में थे। तो उन्होंने वहां से पलायन करके दिल्ली से कहाँ गए वो लोग? वो गए पाकिस्तान। ठीक है, तो इससे दिल्ली की जो जनसंख्या थी उस पर काफी हद तक क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थियों का आगमन हुआ, जिन्होंने दिल्ली में बसने की कोशिश करी। अब क्या हुआ आप देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में उस समय मुस्लिम लोग थे और पाकिस्तान में नहीं थे। ठीक है, उस समय पाकिस्तान में भी काफी बड़े स्तर पर हिंदू लोग थे और सिख लोग थे, जो कि आज भी वहां पे बसे हुए हैं। तो पाकिस्तान से हिंदू और सिख बहुत बड़ी मात्रा में भारत आने लगे। ठीक है, दिल्ली में बसने की उन्होंने कोशिश करी, जिससे दिल्ली की जनसंख्या पर भी परिवर्तन पड़ा। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि लोग सिर्फ पलायन करके गए, तो क्या हुआ कि जनसंख्या सिर्फ कम हुई। अब लोग गए भी और बड़े संख्या में लोग वापसी भी आए। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिले जनसंख्या में, जो थी वो परिवर्तन देखने को मिला। फिर आता है तीसरा पॉइंट, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। जब विभाजन हुआ था तो इससे आर्थिक सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। पहला प्रभाव क्या पड़ा? विभाजन के दंगों ने व्यापार और उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ठीक है, जो उस समय व्यापार चल रहा था, बिजनेस चल रहे थे, ठीक है, कारखाने चल रहे थे, उनके ऊपर प्रभाव डाला। कौन सा प्रभाव? प्रतिकूल, नेगेटिव आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डाला। कई व्यवसाय बंद हो गए और अर्थव्यवस्था में मंदी आई। अब जब विभाजन शुरू हो गया था, विभाजन की व्यवस्था शुरू हो गई थी, दंगे होने लगे थे, तो कई सारे जो व्यवसाय थे उन्हें बंद करना पड़ा। अब ये किस प्रकार से हुआ देखिए, जो लोग दिल्ली में बसे हुए थे, जिनका अच्छा खासा बिजनेस था, परंतु वो मुस्लिम थे, तो उन्हें पलायन करके कहाँ जाना पड़ा? पाकिस्तान जाना पड़ा, और वहां पे उन्होंने अपना जीवन शुरू से स्टार्ट किया। तो अब इस चीज को देखा गया कि कई सारे जो व्यवसाय थे वो बंद हो चुके थे। ठीक है, कई सारे व्यवसाय के लोग कर ही नहीं पा रहे थे। अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि जोर पड़ रहा था और मंदी आ चुकी थी। शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि से रोजगार और आवास की समस्याएं बढ़ी। अब क्या हुआ कि जो इमिग्रेट्स थे, शरणार्थी थे, जो कि किसी अन्य आप कह सकते हैं कि किसी अन्य क्षेत्र से भारत में आए या भारत से किसी अन्य क्षेत्र में गए, इस संख्या में वृद्धि हुई, जिससे रोजगार और आवास की समस्याएं सामने आ गई। ठीक है कि बहुत बड़े स्तर पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग रहे हैं, तो रोजगार की भी परेशानियां होंगी। वो लोग अपना काम धंधा छोड़ के अन्य जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो रोजगार की भी समस्या सामने आई और आवास की भी समस्या सामने आई थी। चौथा पॉइंट क्या था? सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रभाव क्या पड़े? विभाजन के कारण सांस्कृतिक विरासत और संपत्ति को नुकसान हुआ। ठीक है, उस समय विभाजन के कारण क्या हुआ? सांस्कृतिक जो विरासत थी किसी व्यक्ति की, या फिर आप कह सकते हैं कि कई सारे लोग जो पूरी फैमिली है जिनकी विरासत पूरी की पूरी भारत में ही थी, उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान जाना पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है शैक्षिक संस्थानों पर दंगों का प्रभाव पड़ा, जिससे शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक स्थान, शिक्षा से रिलेटेड जो संस्थान उस समय चल रहे थे, ठीक है, जो शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उन पे भी काफी हद तक प्रभाव पड़ा था इन दंगों का, और शिक्षा प्रणाली काफी हद तक प्रभावित हुई थी। फिर आता है पांचवा पॉइंट, शरणार्थी कैंप और पुनर्वास।
दिल्ली में कई शरणार्थी कैंप स्थापित किए गए जहां शरणार्थियों को अस्थायी निवास दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब शरणार्थी जो कि अब कहें एक प्रकार से कि वह लोग जो कि पाकिस्तान से दिल्ली में आके बसे और जो लोग दिल्ली से पाकिस्तान में जाके बसे वो एक प्रकार से शरणार्थी कहला रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने पहले से पूरी व्यवस्था कर रहे थे कि वो लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे बसा देंगे, नहीं, इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो शरणार्थी कैंप लगाए गए, ठीक है, इमिग्रेशन कैंप्स लगाए गए थे जिसमें उन लोगों को बैठाया गया, उनको अस्थायी जो निवास था वो प्रदान किया गया, उनके रुकने की जगह, उनका खाने पीने की व्यवस्था उन्हें दी गई। काफी हद तक मारकाट हुई थी भारत में और पाकिस्तान के बीच में उसी के, उस समय जब दंगे हुए थे तो बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जनसंहार था। अगला पॉइंट आता है शरणार्थी कैंप और पुनर्वास के बारे में कि पुनर्वास की जो प्रक्रिया थी उसने दिल्ली के शहरी ढांचे को बदल दिया। अब देखिए, बहुत बड़े स्तर पर लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, पुनर्वास बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था, तो उन लोगों, वह लोग जो कि दिल्ली में आके बस रहे थे, रुक रहे थे शरणार्थी कैंपों में, ठीक है, कुछ चीजों ने पुनर्वास की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी उसने दिल्ली का जो शहरी ढांचा था उसको पूरी तरह से बदल दिया था। फिर आता है छठा पॉइंट, सामाजिक ताने बाने में बदलाव। विभाजन ने सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया था। विभिन्न समुदाय के बीच अविश्वास और दुश्मनी बढ़ गई थी। ठीक है, अब जब विभाजन हुआ तो सीधी सी बात है कि विभाजन हुआ, उसमें मारकाट हुई, तो कहीं ना कहीं जो दो आप कहें कि समुदाय हैं उनके बीच में अविश्वास और दुश्मनी बढ़ गई थी। ठीक है, ये व्यवस्था उस समय की थी जब, जो आप कह सकते हैं कि विभाजन हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर मारकाट हुई थी। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरफ से हुई थी, दोनों तरफ से हुई थी, मारकाट हुई थी। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर लोग मारे गए थे। तो सामाजिक जो ताना बाना है ना वो पूरी तरह से हिल चुका था। साथ के साथ यही एक कारण था कि जो प्रमुख समुदाय या फिर अलग अलग समुदाय के जो लोग थे उनके एक दूसरे के बीच में अविश्वास और दुश्मनी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। विभाजन के बाद के वर्षों में सामुदायिक संबंधों को फिर से बनाने में समय लगा। ठीक है, अब जब विभाजन हुआ तो उसके बाद बहुत लंबा समय लगा था एक दूसरे के जो संबंध है उन्हें अच्छे करने के लिए। सरकारी हस्तक्षेप और नीतियां। सरकार ने स्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए। फिर क्या करा गवर्नमेंट ने, वह लोग जो कि पाकिस्तान से भारत में आके बस रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए पुनर्वास के लिए उन लोगों के लिए कई कदम उठाए गए थे। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। विभाजन के बाद दिल्ली के पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई थी। जब विभाजन खत्म हो गया तो उसके बाद दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के निर्माण के लिए, जो पुनर्निर्माण के लिए नई नई योजनाएं और नीतियां लागू की गई थी जिसने दिल्ली के विकास में हेल्प करी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास पर एक निबंध लिखिए। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के जो विकास है उस पर निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दिल्ली औपनिवेशिक से समकालीन समय में कैसे परिवर्तित है। ठीक है, परिवर्तित हुई। जो दिल्ली थी वो औपनिवेशिक काल से समकालीन समय में कैसे प्रभावित हुई थी। फिर बात करें 19वीं और 20वीं सदी में दिल्ली के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करें। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी में दिल्ली का जो आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन था उसको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और इनके आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके विकास के ऊपर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। 9 पॉइंट्स है अराउंड, इन क्वेश्चन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं किस प्रकार आपको ये निबंध लिखना है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चांसेस है कि ना पूछा जाए, बिकॉज हो सकता है किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपसे निबंध लिखने के लिए कह दिया जाए। ठीक है, पर हम इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का था तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख विकास के जो हम चीज है उस पर निबंध की बात कर रहे हैं। तो पहला आता है स्थापना और प्रारंभिक वर्ष, कब स्थापना हुई थी और साल क्या था। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। ठीक है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तब उसके अंतर्गत केवल 3 कॉलेज आते थे, सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज एंड देन रामाजस कॉलेज। ये 3 कॉलेज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी तब उसके अंतर्गत थे। प्रशासनिक और अकादमिक कार्यों का समन्वय, इसके अंतर्गत प्रशासनिक और अकादमिक जो कार्य थे उसका समन्वय व्यवस्था थी। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा पॉइंट, अकादमिक विस्तार किस प्रकार हुआ। विभिन्न संकायों और विभागों की स्थापना। ठीक है, अब इसका क्या, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, आप देखेंगे, आज देखेंगे तो विश्वविद्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे स्टडी कराई जा रही है। तो उस समय
विकास के काम में क्या हुआ था कि अलग अलग संयोगों, शाखाओं या फिर विभागों की स्थापना की गई। अनुसंधान और नवाचारों को प्रोत्साहन देने की नीतियां, ठीक है, नए नए अनुसंधान बनाए गए, साथ के साथ नवाचार को प्रोत्साहन देना, नए नए जो आइडियाज हैं, विचार हैं, उनको प्रोत्साहित देने के लिए नीतियां बनाई गई थी। ठीक है, नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों के शुभारंभ किया गया था। आप कह सकते हैं कि न्यू सिलेबस लाया गया बच्चों के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए जो कि एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, और नए नए जो कार्यक्रम थे उनका शुभारंभ किया गया, नए नए कार्यक्रम कराए गए, जिसने भारत में आप कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास में हेल्प करी थी। ठीक है, ये हम पॉइंटों की बात कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास में हेल्प करी थी। तीसरा आता है भौतिक संरचना और पारस्परिक विकास। नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की स्थापना की गई। ठीक है, भौतिक संरचना मतलब आप कह सकते हैं कि जमीनी क्षेत्रों पर किस प्रकार से संरचना की गई, चीजें बनाई गई, और उसका पारस्परिक विकास क्या हुआ। तो जब विकास शुरू हुआ तो विकास के काम में क्या बनाए गए, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की स्थापना की गई, जो कि आज भी आप देख सकते हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। उच्च तकनीकी सुविधाएं वाले पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शोध केंद्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी तकनीक वाले आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज, प्रयोगशाला, लैब्स और शोध केंद्र का निर्माण किया गया था। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा का विस्तार किया गया। ठीक है, अब टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आप कह सकते हैं कि हॉस्टल्स या फिर जो रुकने की जगह है, आवासीय सुविधा, उसका भी विकास किया गया, और ये भी एक कारण है कि किस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी का विकास हुआ। सांस्कृतिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक या फिर सहपाठी, जिसमें स्टूडेंट्स मिलकर गतिविधि करेंगे, इस प्रकार के जो खेलकूद है, प्रतियोगिताएं, उनका आयोजन किया जाने लगा। एनएसएस, एनसीसी और अन्य सामाजिक सेवाओं में विद्यार्थियों की भागीदारी। ठीक है, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, मार्चिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स चाहते हैं आगे बढ़ना, उनके लिए इस प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं, इसमें स्टूडेंट्स को जोड़ा गया और उनके करियर को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करी गई। छात्र संघों और क्लबों की स्थापना की गई। ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे कई सारे क्लब्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, प्रत्येक कॉलेज में आपको अलग अलग क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ जो छात्र के संघ है, ठीक है, स्टूडेंट्स के आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स हो गए, यूनियन हो गए, स्टूडेंट यूनियन, इस प्रकार के जो संघ है, इनके निर्माण किया गया था। ये भी कुछ कारण है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास में मदद करी थी। फिर आता है सहयोग और नेटवर्किंग, अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग। अब क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने देश के अलग अलग कॉलेजेस के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कॉलेजेस के साथ क्या करा, कोलैबोरेशन करा, वहां से शिक्षकों और अनुसंधानों का क्या लिया, सहयोग प्राप्त करा, और अपना सहयोग उन्हें भी दिया। सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन का आयोजन किया गया, नए नए सेमिनार्स का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, सम्मेलन होने लगे, कार्यशाला होने लगी, जहाँ पे लोग मिलकर मीटिंग्स करते हैं। ठीक है, कार्यशाला से रिलेटेड काम करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें भी होने लगी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और ये भी कुछ कारण है जिसने उसका विकास में मदद करी। तकनीकी उन्नति की बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया और इसकी स्थापना की गई। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसने कई सारे छात्रों की मदद करी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, उस समय काफी सारे स्टूडेंट जो घर बैठे थे, उनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें ऑनलाइन होने लगी। तो देखिए, ये आईटी के क्षेत्र में आता है कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे पाए, हमने ऑनलाइन असाइनमेंट्स जमा करी, हम ऑनलाइन सारी चीजें कर पाए, क्लासेस भी हमने ऑनलाइन ली। तो आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास किया गया। समाज सेवा और सामुदायिक विकास, समाज सेवा कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका। अब क्या हुआ, सामाजिक सेवा के लिए जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भागीदारी निभाई। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने एनजीओस भी ओपन करे। ठीक है, मिलकर अपने साथियों के साथ एनजीओस ओपन करे जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, स्थानीय समुदाय के साथ सहभागिता। अब कॉलेजेस के आसपास के तो स्थानीय समुदाय के लोग थे, उनकी सहभागिता करी, उनकी मदद करी, उनसे जुड़े, उनसे मिलकर बातचीत करी गई। तो ये सारी चीजें क्या की गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास के लिए अगला कारण क्या है, विविधता और समावेश, विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित करना। ठीक है, अलग अलग संस्कृति या फिर अलग अलग जो पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, उन्हें बुलाना, अपने यहाँ एजुकेशन प्रदान करना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक विकास का रास्ता रहा है। ठीक है, आपको पता है कि देश विदेश से लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं और भारतीय जो जनता है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ठीक है, तो अलग अलग संस्कृति के लोगों को, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग या फिर छात्र को आकर्षित करना एक कारण रहा है। छात्रवृत्ति
और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का विस्तार। ठीक है, छात्रों से रिलेटेड या फिर आप कहें वित्तीय रूप से रिलेटेड जो छात्रों को हेल्प की जाती है उसके लिए नए नए कार्यक्रम लाए गए। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में कदम। ठीक है, अलग अलग प्रकार के शोध करने के लिए, उसमें आप कह सकते हैं कि अचीव करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, नए पाठ्यक्रमों और आधुनिक तकनीकों के साथ शिक्षण का उन्नयन, नए नए सिलेबस लाए जा रहे हैं, आधुनिक तकनीकें लाई जा रही हैं, जिसके साथ जो शिक्षा है, शिक्षा प्रदान करने में आप ज़्यादा हेल्प भी हो रही है स्टूडेंट्स को। ठीक है, और साथ के साथ स्टूडेंट अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 कारण हमने बात करे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास में जो पॉइंट है वो बात करी। ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास में हमने 9 पॉइंटों की बात करी। इन पॉइंट्स के बारे में आपको वहाँ पे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास का ऊपर निबंध लिखिए, तो आपको निबंध में ये 9 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। आप 8 पॉइंट भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे आ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को आप 1 से 2 बार जरूर देखिए, समझिए इन पॉइंट्स को, एंड देन आप आंसर अपना पूरा बना के लिखिए। अब